गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो है अपने आज फिर हमेशा की तरफ जो है वो अपने कल आज फिर हम लोग जो है 15 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उसमें आपको स्वयं को जो है वो आंकलन करना है आपका खुद का कि हम लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सही दे रहे हैं और कितने गलत दे रहे हैं। राइट, ओके। तो आपको स्क्रीन बोर्ड पर जो क्वेश्चंस दिख रहा है इसका जल्दी से जल्दी मुझे जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, क्या होगा, बराबर ना। क्वेश्चन फर्स्ट आज की क्लास का कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि वो हमें बतानी है कि ग्लोबल वार्मिंग वाली जो गैस जो है वो कौन सी नहीं है इनमें से। कार्बन डाइऑक्साइड पहला ऑप्शन है, सेकंड है मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और फिर चौथा है अपने नाइट्रोजन। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग यानी हरित गृह वाली गैस नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर दो, क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से। जय श्री कृष्णा, किशन सिंह, MS चौधरी, चौटन, शिवपाल सिंह, उगम सिंह, मोती सिंह, सिसोदिया, सौरभ नेगी, बहुत अच्छा, राहुल यादव, बाबूलाल जाट, पूरन सिंह। ओके, ए आंसर आया है, बराबर ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा मत करो रे, क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ लो थोड़ा सा, है रे, यूं मत करो। क्वेश्चंस तो कह रहा है कि कौन सी गैस नहीं है और आप दे रहे हो कौन सी गैस है। अरे कौन सी गैस नहीं है ये तो देखो, ठीक है ना। तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो अपने ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस नहीं है। और इसने यही पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस कौन सी नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन अपना राइट होगा। सौरभ नेगी, संजीत फौजी, ओके, शिवपाल सिंह भाटी टप्पू। चलो आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार से है। सेकेंड, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, वन, महासागर, यहाँ तक कि एक जलीय जीवशाला थी को क्या कहा जाता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, वन, महासागर, यहाँ तक कि एक जलीय जीवशाला को क्या कहा जाता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। जीवाश्म, समुदाय, अजैव वातावरण या परिस्थितिकी तंत्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। परिस्थितिकी तंत्र से संबंधित, इकोसिस्टम से संबंधित जो है वो क्वेश्चंस आया हुआ है, बराबर ना। तो जल्दी से इसका आंसर दो भाई, क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। जय हिंद, संजीत फौजी, मोती सिंह सिसोदिया। सर एग्जाम डेट आ गई है, आ गई है। ओके, जल्दी से सेकंड का आंसर दो भाई, क्या होगा। तो सर सीधी सी बात है कि भाई ए भी भेजा जा रहा है और डी भी आ रहा है आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर जो है वो डी होगा, यानी कि इकोसिस्टम होगा, है ना। परिस्थितिकी तंत्र, परिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों का अध्ययन किया जाता है, जो अपने एनवायरमेंट में सारे के सारे जितने भी सारी चीजें उपस्थित होते हैं, चाहे जैविक हो चाहे अजैविक हो, उन सभी का अध्ययन जो है वो हम लोग परिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत कहते हैं। इस शब्द को सर्वप्रथम जो है टेंसले, आर्थर टेंसले नामक एक साइंटिस्ट था जिसने यह शब्द भी दिया था, बराबर था। ओके, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, रोग और महामारियों का फैलना। तो कौन सा होगा भाई, जल्दी से आंसर दो कि निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। तो जल्दी से आंसर दो, कौन सा कारक है भाई। थर्ड नंबर ऑप्शन का जल्दी, थर्ड नंबर क्वेश्चंस का जल्दी से आंसर दो। 24 अप्रैल एग्जाम है पक्का। 24 अप्रैल।
चलो भाई थर्ड का आंसर दो भाई, जल्दी से जल्दी। तीसरे का बी नंबर ऑप्शन आ रहा है सभी के, थर्ड का ऑप्शन। ओके बिल्कुल, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें जो सी नंबर ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, बराबर ना। ये चीज यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ओके हाँ, सी नंबर राइट होगा। किसी के बी आ रहा है, किसी के ए आ रहा है, जी नहीं। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो सागरीय जल के विरंजन सामान्य तापमान में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है एकदम। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, फटाफट आंसर दो भाई। ओके नेक्स्ट है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जल्दी से इसका आंसर दो भाई, क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर दो। इकोटाइप, इकेंड या इकोस्फीयर या इकोटॉन? क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? हाँ जी, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर है वो है इकोटॉन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट आंसर है, राइट है ना। ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, ठीक है ना। आहार श्रृंखला के आधार पर जल तल में जो है वो जीव होते हैं। उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या अपघटक? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, उत्पादक होते हैं, शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी या अपघटक होते हैं। 5वें का जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होता है? आधार तल में जीव क्या होते हैं भाई? सीधी सी बात है, उत्पादक होंगे, ठीक है ना। आधार तल में जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव, जो मुख्य बेसमेंट होता है वो उसका क्या होता है? आधार उत्पादक का होता है, बराबर। यस आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? उड़ीसा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो जल्दी से आंसर दीजिए भाई, ठीक है ना। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, कौन सा जो है वैश्विक विरासत में डाला हुआ है, यूनेस्को की श्रेणी में आया हुआ है? जल्दी से आंसर दो, विश्व विरासत में। जल्दी से आंसर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का विश्व विरासत में कौन है भाई? जल्दी से। बहुत अच्छा, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? शाबाश। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सोच समझ के आंसर दो भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि विश्व विरासत का वन माना जाता है, इनमें से कौन सा है? अरे कई बार जो है ये क्वेश्चन जो है वो आ रखा है, बराबर ना, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है वो कोई गलत नहीं करेगा। देखो इस क्वेश्चन में भी किसी का जो है वो बी आंसर आ रहा है, किसी का सी। अच्छा सी तो जिसका आ रहा है वो उसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पश्चिम बंगाल। ये तो है सुंदरवन, सुंदरवन अपने विश्व विरासत में ही तो है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन बाग। ओके चलो ठीक है भाई, तो बहुत अच्छा, लगभग सभी का आंसर जो है वो सही आया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? केवल विलुप्त जीव जंतु, संकटापन्न पादप और जीव जंतु, जीवाश्म पादप, केवल पादप? तो जल्दी से आंसर दो भाई, ऑप्शन नंबर अपने क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर दो। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? रेड डाटा बुक में, जल्दी से आंसर दो भाई, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस रेड डाटा बुक में भाई किसका दिया हुआ है? जल्दी से आंसर दो भाई।
ओके, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? केवल विलुप्त जीव जंतु, संकटापन्न पादप और जीव जंतु, जीवाश्म पादप, या केवल पादप, या संकटापन्न पादप और जीव जंतु? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, बहुत अच्छा। सेवंथ में बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी ए बी ए बी, क्या बात है, इसमें भी कंफ्यूजन ए और बी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज ध्यान में रखना, रेड डाटा जो है वो IUCN, ये एक संस्थान है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके द्वारा जो है वो रेड डाटा जारी किया जाता है, एक बुक है। इसके अंतर्गत जो है वो 5 विषय सम्मिलित है। 5 में से संकटापन्न पादप और जीव जंतु, दुर्लभ जाति या विलुप्त जाति, ये सभी होते हैं। जीवाश्म पादप, ये सारे के सारे जो है वो होते हैं। आई बात समझ? अगर मैं यहाँ पर ई ऑप्शन में अगर मैं करता हूँ ये सभी, तो सभी ये सारे के सारे जो है आते हैं अपने इसमें रेड डाटा में। लेकिन अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर होगा वो अपना बी होगा, संकटापन्न पादप और जीव जंतु, ये अपने रेड डाटा में जो है वो आएगा। जीवाश्म पादप, केवल विलुप्त जातु, जी नहीं, केवल तो होगा ही नहीं, केवल मतलब यही होता है, जी नहीं, ये नहीं होगा। आईबास में जीवाश्म पादप, जी नहीं, तो ये संकटापन्न पादप और जीव जंतु, बराबर ना। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील। तो कृत्रिम, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम बराबर, कृत्रिम क्या होता है? जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन क्या मनुष्य द्वारा निर्मित है? जी नहीं। इसने कृत्रिम पूछा है, तो अब देखो आंसर कैसा देना, कृत्रिम परिस्थितिकी। घास का मैदान, झील, झील जो है वो मनुष्य के द्वारा होता है। धान का खेत, धान का खेत यानी चावल का खेत जो है मनुष्य खुद बोता है। आई बात समझ में ना। तो ये जो है देखो कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है, तो कौन सा हो जाएगा? ए और सी में से अपने कौन बचता है? इस प्रकार से ऑप्शन काट के करो जल्दी से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घास का मैदान, घास अपने आप प्राकृतिक रूप से उगती है, इसलिए ये भी जो है कृत्रिम नहीं होगी। कृत्रिम कौन सा है? धान का खेत, जिसे मनुष्य खुद जो है वो बोता है, तो इसलिए ये क्या हो जाती है? कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। और ये सारे क्या है? प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र, जिसमें मनुष्य का कोई दखल अंदाज नहीं है। वन अपने आप उगते हैं, घास का मैदान स्वयं का होता है, झील जो होती है वो अपने आप होती है। आई बात समझ में ना, झीलें अपने आप निर्मित होती है। या ऐसी थोड़ी है कि झीलों को जो है मनुष्य निर्माण, वो अपने आप प्रकृति के द्वारा निर्मित हुई है। इसलिए ऑप्शन ए, धान का खेत जो है वो मनुष्य खुद स्वयं जो है वो लगाता है, बराबर ना। ओके, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्ति के देखने की न्यूनतम दूरी होती है। भाई मिनिमम दूरी कितनी होती है? आपको इतना तो पता होगा कि व्यक्ति के देखने की अधिकतम दूरी तो जो होती है वो इन्फिनिटिव होती है, अनंत होती है, बराबर ना। और न्यूनतम कितनी होती है? मतलब मिनिमम वो कितना देख सकता है, अनंत तो वो कितना ही देख सकता है। जैसे सूर्य तारों को भी वो देख लेता है, इसलिए उसकी दृष्टि जो है वो इन्फिनिटिव बताई गई है। लेकिन न्यूनतम कितनी बताइए वो आपको इसमें से बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो भाई, क्या होगा? जल्दी से आंसर भेजो। क्वेश्चन नंबर 9, सी ऑप्शन भेजा है, क्या बात है, 25 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन तो किसी के गलत होने का सवाल ही नहीं होता, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस, तो वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम की डिस्टेंस पर व्यक्ति जो है पूर्णतः स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, राइट। यस, आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल जो है वो सर्वाधिक किस में होगी? हवा में, पानी में, कांच में या हीरे में? तो बहुत सिंपल है प्यारे विद्यार्थियों। देखो यूं है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में, बराबर, इतना आपको पता है। उसके पश्चात होती है गैस में, उसके पश्चात जो होती है वो द्रव में, और उसके पश्चात जो होती है वो होती है ठोस में। अब आपको यहाँ से अनुमान लगा के बताना है कि इनमें से कौन सा या किसमें जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। ओके, 10th में जो है वो ए ऑप्शन आ रहा है। सर बचपन में पढ़े थे। हाँ, पढ़ा तो बचपन में ही था। आई बात समझ, सारे काम बचपन में ही होते हैं, बचपन में ही तो गलतियां होती है भाई, है ना। ओके, ए नंबर ऑप्शन आ रहा है। हवा में, पानी में, कांच में, हीरे में। तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, पानी ये ध्रुव, ठीक है ना। तो भाई पानी में, तो पानी से पहले तो हवा में होगी, गैस में। कांच ठोस होता है, ठोस से पहले तो ध्रुव में भी हो सकती है, और अपने इसमें हवा में भी होती है, बराबर ना। और फिर अपने हीरा, तो हीरे में जो है वो होगा नहीं, क्योंकि हीरा तो ठोस होता है, ठोस में सबसे कम होगी, राइट। इसलिए अपना आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यानी कि हवा में। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 11। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटॉन? जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो जल्दी से आंसर दो कि 11 नंबर का क्या होगा भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार मैंने करवाया है। हाँ जी, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन। आई बात समझ में ना? ओके, जो आइंस्टीन ने अपन को बताया था, बराबर ना। यस, यानी कि कुछ इस 11 नंबर का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि फोटॉन। यानी फोटॉन क्या होता है? प्रकाश के छोटे छोटे जो कणों से मिलकर जो बंडल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटॉन। ऊर्जा के बंडल भी इसको कह सकते हैं, बराबर ना। यस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, निर्वात में, पानी में, कांच में? देखो अभी अभी तो जस्ट मैंने बताया था, और यही क्वेश्चन वापस आ गया है, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन अलग है। तो आप कुछ बताइए, हीरे प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है भाई? जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भेजो भाई, क्या होगा? ट्वेल्व का आंसर भेजो। प्रकाश का अधिकतम वेग जो है किसमें होगा? बहुत अच्छा, सन्नी बी। ओके, बाड़मेर कल्चर, विक्की, जेके, नरपत सिंह, एमएस चौधरी, सन्नी सिंह, सबास, पूरन सिंह भाटी। ओके सबास, यानी सभी का आंसर जो है वो बी आ रहा है, बाड़मेर कल्चर। शेरगढ़ का शेर भी जो है बी आंसर दे रहा है। क्या बात है भाई, बी आंसर। ओके, तो भाई सीधी सी बात है कि कितनी होगी? निर्वात में होगी। प्रकाश की सर्वाधिक चाल जो है वो निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है भाई। ओके यस, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, यानी इसका आंसर जो है वो क्या होगा? बी आंसर राइट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 13।
थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है लोहा, आयोडीन, कैल्शियम और विटामिन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भाई जल्दी से दो, क्या होगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? थायरॉक्सिन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ये तो। थायरॉक्सिन क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो भाई। विक्की बी, JR बार्बर, ओके बहुत अच्छा, जल्दी से आंसर दो भाई। सबका आंसर बी आ रहा है। सन्नी सिंह, आर्मी कल्चर, बहुत अच्छा, शबाश। मोती सिंह, वेरी गुड। JR बर्गर, संजीत फौजी, बहुत अच्छा, शबाश। बी आंसर आ रहा है ना। इन्हें थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है भाई? यानी कि आयोडीन होता है, बराबर ना। यानी कि अपना आंसर जो है वो क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा, यानी कि आयोडीन। बहुत अच्छा, शाबाश, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर भी सिंपल है, बहुत अच्छा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बड़े सोच समझ के आंसर देना है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बड़ी सोच समझ के आंसर दो। वृहद ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि, वाहिनी विहीन ग्रंथियां या अम्लीय ग्रंथि? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम लोग, आपको पता ही है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो नलिका विहीन होती है और बहिःस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है, इसलिए इसको हम लोग वाहिनी विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। यस, बहुत अच्छा, सबका राइट है भाई। ओके प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र पर, माता के गुणसूत्र से, माता पिता के गुणसूत्र पर, या किसी के द्वारा? तो जल्दी से नहीं, किसी के द्वारा नहीं, तो जल्दी से आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आज की क्लास का सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना। लिंग का निर्धारण जो होता है वो किसके गुणसूत्र से होता है? तो जल्दी से आंसर दो भाई। सौरभ नेगी ने आए आंसर, MS चौधरी ए, बाड़मेर कल्चर ए, बाबूलाल जाट ए, ओके, JK पूरन सिंह, ओके, राजू श्याम, भोम सिंह, MS चौधरी, बहुत अच्छा, शाबाश। अब आप अपना रिजल्ट भी बता दीजिए। यस, पिता के गुणसूत्रों पर बच्चों का लिंग निर्धारण जो होता है वो पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। वेरी गुड, शाबाश। अब जल्दी से अपना अपना रिजल्ट भी शो कर दो एक बार, किसके कितने आ रहे हैं। ओके, हाँ जी, ओके, राजू सिंह, JR बर्गर, रघुनाथ सिंह, बाड़मेर कल्चर, ओके, ब्रजेश कुमार, संजीत फौजी, ओके भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार ही दो रे, ज़्यादा मत दो। तो जल्दी से बताओ भाई किसके कितने राइट हो रहे हैं। ओके, MS चौधरी, बाबूलाल जाट के 12 राइट है, 12 राइट है, MS चौधरी के 15 में से 14 राइट है, बहुत अच्छा। संजीत फौजी के 13 राइट है, शाबाश, बहुत अच्छा। ओके, बाड़मेर कल्चर 14, 13, 12, 13, 14, वेरी गुड, शाबाश। यानी कि आज की क्लास भी बहुत अच्छी रही और आज की क्लास में भी जो है बच्चों ने जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, राइट। ओके प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और देखते रहिए कंटिन्यू अपनी क्लास, बराबर ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ओके, प्यारे विद्यार्थियों, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो अपने आज मैथ की क्लास जो है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। ओके, अप्रैल में सेना भर्ती की लंबित परीक्षा कराने की तैयारी जानिए विस्तार से। सत्यकेतु संजय निदेशक से आज 15 मार्च 2022 को। ओके,
प्यारे विद्यार्थियों, आज जो अपने सर की जो क्लास जो है वो 2 बजे होगी, ठीक है ना। 2 बजे में आपको जो है जो अपने अगले की जो अप्रैल में जो अपने आपके सेना भर्ती की जो एग्जाम होने वाली है उसकी रणनीति के बारे में आपको बताएंगे कि एग्जाम जो है वो कब होगा, कितनी तारीख को होगा और उसके बारे में और क्या शेड्यूल है, वो सारा शेड्यूल आपको 2 बजे संजय जी आसिया के द्वारा, जो कि सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर है, उनके द्वारा आपको बताया जाएगा। राइट, ओके, तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।